साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। LTGIC प्रवक्ता का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आज हम आपको डेमो दे रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल पर, मौर्यकालीन स्तंभ, यहां से कई सवाल पूछता है। आज पूरा एक सेशन में आप देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से, समझ के माध्यम से ना, बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। और जिनको जो है अगर ऑफर का लाभ लेना है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ कल रात मैंने 11 बजे एक पूरा वीडियो बनाया है, किस बैच में क्या छूट है, क्या ऑफर है। अगर आप जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मेरी क्लास यहाँ शुरुआत होती है। आइए देखिए, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्तंभ। ऐसे पढ़ना है हम लोग को, देखिए जरा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरह समझाना है आपको पूरी क्लास का, तो पूरे क्लास को देखिए। यहाँ जहाँ ट्रिक जरूरत है वहाँ ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो जहां जरूरत होगी वहां आपको हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए जरा समझते हैं यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में। देखिए ये क्या है, आपका मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है भाई? ये जो है आपका मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम, कई बार सवाल पूछा गया है कि मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। स्तूप है, स्तंभ है, अभिलेख, क्या बताएंगे? स्तंभ बताएंगे, ठीक है। क्यों? अभी चर्चा समझ में आ जाएगी। देखिए ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और कैसा है ये? एकास्म है। ये क्या है? एकास्म, यानी एक पत्थर से बना हुआ एकास्म है, ठीक है। यही डिफरेंस है ईरानी स्तंभ में। ईरानी स्तंभ को कई टुकड़ों में जोड़ करके बनाया गया, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक। इसकी लंबाई जो है लगभग 35 से 50 फीट है। कितनी लंबाई है? 35 से 50 फीट है। और जबकि सारनाथ की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, 70 फीट है। अभी सवाल पूछा नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 70 फीट है इसकी ऊंचाई। सारनाथ स्तंभ कभी ये ऑप्शन में दे सकता है आपसे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कला की दृष्टि से सारनाथ जो स्तंभ है वो सबसे अच्छा स्तंभ है। कला की दृष्टि से जो सारनाथ स्तंभ है वो सबसे बेहतरीन स्तंभ है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? ये है रुम्मनदेही का। कौन सा भाई? रुम्मनदेही का स्तंभ जो है वो सबसे छोटा है। और सबसे कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ना, तो भगवान सबसे सुरक्षित है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये आपका जो है सब सुरक्षित है। और अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है? बसाड़ बखिरा का कोल्हुआ स्तंभ। कौन सा? बसाड़ बखिरा का कोल्हुआ स्तंभ जो है वो पहला स्तंभ है। और ये कहां पर है? ये वैशाली में। इसे वैशाली का स्तंभ भी, बसाड़ बखिरा का स्तंभ भी, या कोल्हुआ का स्तंभ भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए। अब यहां पर देखिए हम लोग जो है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सारनाथ के स्तंभ को अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है? तो शिलाथव कहा गया। क्या कहा गया है? सारनाथ के स्तंभ को अशोक के अभिलेख में शिलाथव कहा गया है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा यहां से, ठीक है। स्तंभ के पालिश की तुलना, मतलब जो स्तंभ जो पालिश है उस तुलना किससे की गई है? किस मृदभांड परंपरा से? यह सवाल पूछ सकता है आपसे। NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ग्रेवेयर, ठीक है। तो ये NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा। तो ये जो है आपका, इससे तुलना की गई है, जो इस पर पॉलिश की गई है इतनी बेहतरीन है कि तुलना इससे NBPW से की गई है। पर्सी ब्राउन ने मौर्यकालीन स्तंभ की पालिश को ईरान से ग्रहण किया बताया। इन्होंने कहा कि ये जो पालिश की गई है वो ईरान से ग्रहण की गई है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता से, आप देखिए, पालिशदार पाषाण खंड कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला। ये सब काट है, ये सब क्या है? जो एक तरफ कुछ विद्वानों को जो वर्ग है वो कहता है कि जो अशोक के स्तंभ है वो ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित है या उससे लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में, तो वहां भी हमें मिलता है। आपस्तंभ में, वहां भी हमें पालिशदार पाषाण खंड की चर्चा मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहता है कि मौर्यकालीन स्तंभ जो है वो ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित है या उसकी अनुकृति है, बोलिएगा नहीं, हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा रही है। धौलावीरा में आपस्तंभ सूत्र में हमें पालिशदार स्तंभ की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पर्सी ब्राउन और मार्शल, ये दोनों कहते हैं कि जो अशोक का जो स्तंभ है वो ईरानी अनुकृति से बना हुआ है। तो इनको बताइएगा, सर जवाब दीजिएगा। पर्सी ब्राउन और मार्शल
इनको बोलिएगा अपनी मार्शल पे बैठिए, अपना पर्स लीजिए, निकल लीजिए यहां से, ईरान चले जाइए। आप भारत को कम आंक रहे हैं। अपने मार्शल बैठिए और अपना ये पर्स रखा है, पर्स उठाइए और दिखाई मत पड़िएगा। आकर आके पैसा दे रहे थे, मार्शल से उतरे और पर्स से निकाल के पैसा दे रहे थे, कहे ये पैसा ले लीजिए और मान जाइए कि भारतीय स्तंभ ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित है। तो लोगों ने क्या कहा, बेटा पैसा लो, अपना पर्स उठाओ और ये मार्शल लो, निकल जाओ ईरान, दिखाई मत पड़ना, पैसे बिकने वाला नहीं है हम लोग ना। ऐसे याद करिए, ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा आपको, पर्स और मार्शल ना। तो बोले ये पर्स रखी है अपनी, अपनी पर्स उठाओ और अपनी मार्शल, निकल जाओ ईरान। हमारा जो स्तंभ है वो हमारा यूनिक है, आपका विभिन्न पत्थरों से बना हुआ है, हमारा एकास्म है, हमारा बाहर खड़ा है एकदम मैदान में, आपका महल में खड़ा है। हमारे यहाँ ऊपर जानवर है, आपके यहाँ मनुष्य है ना। ये सब अंतर है, तो कहां से अनुप्राणित हो गया? जब इतना अंतर है, इसका मतलब है हमारी अपनी निजी ये ना, यानी हमारी ये क्या है, हमारी निजी खोज है, हमारी निजी बनावट है ये। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक के 30 स्तंभ मिले हैं। कितने मिले भाई? कुल 30 स्तंभ मिले हैं, लेकिन फाहियान ने किसने जिक्र किया है? 6 का, वेनसांग ने 15 का। यहाँ ये बार बार भूल जाता है, कैसे याद करें, कौन कम है कौन ज्यादा? देखिए फाहियान यान ना, वो जलयान में है तो उनको कम मिलेगा, जल में कहां मिलेगा? ऐसे एक बात सोचिए, ऐसे एक बार फाहियान याद करिए, याद करिए, आते हैं स्थल मार्ग से, जाते हैं कहां से? आते हैं स्थल मार्ग से, जाते हैं कहां से? जलयान से। फाहियान, तो जलयान से जाएंगे तो कम मिलेगा। ऐसे एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, फाहियान ठीक है 6 स्तंभ, और वेनसांग स्थल से आता है, स्थल पे आता है, ज्यादा मिल गया इसको, 15 मिले हैं। तो डाउट कभी हो तो ऐसे ध्यान रखिएगा, यही पूछता उल्टा कर देता है, कह देगा कि फाहियान ने 15 बताया, वेनसांग ने 6 बताया, कहानी फंस जाती है। लेकिन अगर आप हमारा ये कंसेप्ट याद रखेंगे, फाहियान जलयान, तो जलयान से जा रहे हैं तो कम मिलेगा, इसका मतलब 6 फाहियान का है, 15 वेनसांग का। याद हो गया? चलिए यहां देखिए बनावट देखिए जरा सा। तो जो हमारा स्तंभ है वो कैसा है? एकास्म है। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये स्तंभ, तो हमारा स्तंभ क्या है? एकास्म है। इसको नीचे को स्तंभ बोलते हैं, इसी को तना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नीचे चौड़ा है और ऊपर पतला होता जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पर एक ऐसे पट्टी नुमा रचना है जिसे मेखला बोलते हैं, और इसी पे अवांगमुखी कमल, मतलब जैसा उल्टा कमल जैसा रचना बनी हुई है। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा साफ साफ, तो ये अवांगमुखी कमल है। उसके बाद एक और बनी हुई है, उसे कंठ बोलते हैं, और इसके बाद चौकी है, और ऊपर पशु की आकृति, कहीं पर शेर है, कहीं पर बैल है, कहीं पर घोड़ा है, कहीं पे गरुड़ है। अच्छा बताइए गरुड़ कहाँ पे है? हालांकि मिला नहीं है, लोग विद्वान अनुमान लगाते हैं, तो कहाँ अनुमान लगाए हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस स्तंभ के ऊपर गरुड़ का, ठीक है ना, बताएंगे आप इसको जो है। ठीक है, तो बात समझ आ गई? ये क्रम पूछता है, ऐसे क्रम ध्यान रखिएगा। स्तंभ यानी ये तना है, ये मुखी कमल, कंठ, चौकी, आकृति, ये देखें आप, ये जो स्तंभ है ये एकास्म है, ये जो है स्तंभ, और ये नीचे से पतला होता आया। कंठ है, मेखला है, के बाद फिर कंठ है, फिर चौकी है, फिर जानवर। यानी स्तंभ के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा आपको स्तंभ के बाद। स्तंभ के बाद यहाँ देखिए मेखला है, फिर ये अवांगमुखी कमल है, फिर कंठ। ये ऐसे याद रखेंगे। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है, नीचे से ऊपर स्तंभ के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है डियर, चलिए अगला देखिएगा स्तंभ। फाहियान ने कुम्हार के स्तंभ को जम्बू द्वीप स्तंभ कहा है। ध्यान रखिएगा, कुम्हार के स्तंभ को जम्बू द्वीप स्तंभ कहा है। और यहाँ पर देखेंगे स्तंभ 2 तरीके से हैं, लेख युक्त और लेख विहीन। लेख युक्त कुल 10 स्तंभ मिले हैं, ध्यान रखेंगे। लेख विहीन देखिए कैसे याद रखेंगे, लेख विहीन कैसे याद रखेंगे जरा देख समझिए। राम को अपनी साली पर ही शक था कि जूता यही चुराई है, नहीं, राम को अपनी साली पर शक था कि देखिए राम से रामपुरवा हो जाएगा भाई, राम से रामपुरवा, को से कोसम, और साली से वैशाली, और शक से संगिसा। ये 4 हैं, ये 4 हैं जो लेख भी है। मतलब राम को अपनी साली पर शक है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बोलती बहुत है। सालियां बहुत बोलती है ना, सालियां बोलती बहुत है, तो इसको भी शक है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये बोलती बहुत है। एक बार से ज्यादा दिमाग में सेट करिएगा, राम को अपनी साली पर शक है, यानी राम जो है उसको ये लग रहा है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए।
जिसके ऊपर 4 शीर्ष है वो कौन कौन से हैं? सारनाथ है और सांची है। जहां पर 4 सिंह पर जो है ऊपर 4 शेर है। एक सिंह शेर सवार कौन कौन से हैं? कोल्हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है ये चौकी पर दाना चुगते हुए हंस का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। चौकी पर दाना चुगते हुए लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, इन दोनों पर ये उल्लेख मिलता है। ठीक है डियर, आगे देखेंगे, संकिसा पर हाथी है और रोमनदेही पर सफेद घोड़ा है, अश्व है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गया? यहां देखिएगा, राम को अपनी साली पर शक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बोलती बहुत है, पढ़ी लिखी नहीं है। राम से रामपुरवा, को से कोसम, साली से वैशाली और शक से संकिसा। चलिए अगला देखेगा, ये देखिए अशोक के 6 बृहद स्तंभ मिले हैं ना, 6 बृहद स्तंभ मिले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो दिल्ली टोपरा। इसे एफएसटी की लाट बोलते हैं, इसे भीमसेन की लाट बोलते हैं, इसे शिवालिक लाट बोलते हैं, और एफएसटी ने इसे मीनार स्तंभ या स्वर्ण स्तंभ भी कहा है। मीनार स्तंभ या स्वर्ण स्तंभ, 7 बातें अंकित हैं, यही एकमात्र ऐसा है। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा 2 स्तंभ एफएसटी कार्यकाल में मेरठ से और अंबाला, टोपरा अंबाला हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। लाया कौन है? एफएसटी लाया है। उल्लेख किसमें मिलता है? सीरत फिरोजशाही, जो पुस्तक जिसके लेखक अज्ञात हैं, उस पुस्तक में इसके यहाँ पर आने का सचित्र वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो यस, आपने मीनार स्तंभ है ये, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। किसको पढ़ा था? हालांकि गलत पढ़ दिया था, बाद में टर्नर महोदय ने टर्न करके इसे सही कर दिया था। टर्नर कौन है? ये प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे है? श्रीलंका में है, तो उन्होंने इसको सही कर दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए यहां देखेगा, सीरत फिरोजशाही में इसके लाने का, जो ये लाया गया है, उसका सचित्र वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ है इसका दूसरा। देखेंगे यहाँ पर 3 शासकों का उल्लेख मिलता है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। तो ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे मुगल काल में प्रयाग में लाया गया। ठीक, इसके अलावा लौरिया राज है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 3 और हैं आपके। और यहां पर देखेंगे नंदनगढ़ जो है ये सबसे सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा, बता चुका हूं आपको। सबसे सुरक्षित कौन सा है? सबसे सुरक्षित यही है, लौरिया नंदनगढ़ का। इस पे औरंगजेब का एक लेख है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का एक लेख किस पर है? लौरिया नंदनगढ़ पर है। तो ऐसे चीजों को आप जो है कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मौर्यकालीन स्तंभ को बताने का। कैसा लगा सेशन? ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर से जरूर। और यदि अगर आप जुड़ना चाहते हैं Exam24 से, तो ऐप पर लिखिए Exam24 प्ले स्टोर पर, और आप वहां से इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और आप जो चाहे बैच ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर है 9369 525234, 958 4 बार 0678। इस पर आप कॉल कर सकते हैं ना, इस पर आप कॉल कर लेंगे। और यदि आपको मैसेज करना है तो आप इस नंबर पे 9369 5354, इस पर आप मैसेज करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर मैसेज करेंगे, यहाँ पे आप कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ जरा फिर जल्दी से देखिएगा, इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये स्तंभ के बारे में बताया, सामान्य चीजें, फिर ये स्ट्रक्चर है इसका, इसके बारे में कुछ सामान्य चीजें और बताया, तुलना कर दिया यहाँ पे, और ये जो 6 स्तंभ हैं उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, लघु स्तंभ सब चर्चा आगे होगी, अभी पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे आप। खास होता है ईरान का भारतीय स्तंभ से तुलना। जैसे मैंने बताया कि भारतीय स्तंभ एकाश में है, लेकिन और बिना चौकी के है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही ऐसे चौड़ा, ऐसे 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 ना, नीचे वाला भाग ये ऐसे चौड़ा है, चौकी की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां क्या है? पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर ऐसे रखा गया, इसका मतलब वहां चौकी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर। और हमारे यहाँ जो स्तंभ है वो जो है कि उसके ऊपर क्या है? ऊपर उसके जो है आपका, यहाँ जैसे देखिए, आपने यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए जरा, हमारे यहाँ ये कमल ऊपर है, उनके यहाँ नीचे है। जो अवांग कमल है हमारे यहाँ ऊपर है और उनके यहाँ ऐसे कमल है, 2 अंतर हो गया,
ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो ये स्तंभ है ये कहाँ पर है, ये बाहर खुले मैदान में है, लेकिन वहां पर राजमहल में है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, यहाँ हमारे ऊपर यहाँ पे पशु आकृति अंकित है, उनके यहाँ मनुष्य है। याद कैसे करेंगे, मनुष्य इसलिए बैठाए हैं जिससे गिरे ना वो, क्योंकि वहां एकास्म नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है ईरानी स्तंभ और भारतीय स्तंभ पे। और मार्शल को कहिए, क्या कहिए, अपना पर्स उठाओ, अपनी मार्शल लो और निकल जाओ यहाँ से। कभी दिखाई मत पड़ना, ये आके मत कहना कि ये ईरानी अनुकृति पर आधारित है मौर्य का स्तंभ। ऐसे चीजों के बाद सोचिए जरा सा, राम को अपनी वैशाली पर शक था, नहीं राम को अपनी साली पर शक था कि वो पढ़ी लिखी है कि नहीं। रामपुरवा, कोसम, वैशाली और संकिसा, दैट्स इट। ऐसे याद रखिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन आज का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।